हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और यूनिस खान क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अध्याय नंबर 6 जैव प्रक्रम के बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्विज। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हरे पौधों में पोषण की विधि है। तो पता है आपको, हरे पौधे अपना भोजन अपने आप बनाते हैं और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसका नाम हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसलिए हम क्या कहेंगे कि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। अधिकतर कवक में पोषण का प्रकार है। कवक जो होते हैं वो ज्यादातर अपना भोजन जो होते हैं वो मृत वस्तुओं से लेते हैं, जैसे मृत कोई जानवर है उससे या गली सड़ी वस्तुएं उनसे, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मृत जीवी। अमरबेल पौधों में पोषण का प्रकार है। अमरबेल आप सबने देखी होगी। अमरबेल जो होती है पौधों के ऊपर लिपटी रहती है और हल्के ग्रीन रंग की होती है और उसकी जड़ें नहीं होती, और अपना भोजन कहाँ से लेती है, जिस पौधे पे ये लिपटी होती है उसी से ही अपना भोजन प्राप्त करती है। इसलिए अमरबेल जो होती है वो अपना भोजन अपने आप न बनाकर दूसरे पौधे से लेती है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, विषम पोषी। तिल चट्टे होते हैं, यानी कि कॉकरोच जो होते हैं वो होते हैं आपके सर्वाहारी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी समभोजी है। देखो, प्राणी समभोजी कब माना जाता है, ऐसा कोई भी प्राणी जो ठोस अवस्था में भोजन को अपने अंदर निगलता है और उसके बाद में उसका पाचन प्रक्रिया होती है, रक्त में अवशोषित करके उसको कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, श्वसन प्रक्रिया होती है और बिना पचे भोजन को बाहर निकालते हैं, और उस भोजन से जो प्राप्त पौष्टिक तत्व है उसका अपने बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए उपयोग करते हैं। तो अगर ये जो प्रोसेस है जिसमें कोई प्राणी ठोस अवस्था में भोजन को अपने आप के अंदर निगलता है, तो ऐसे प्राणी को हम बोलेंगे समभोजी, प्राणी समभोजी। तो मनुष्य जो है वो एक प्राणी समभोजी होता है। प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में आपको पता है सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यानी कि इस प्रोसेस में क्या बनता है, इस प्रोसेस में बनता है ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन बनती है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, ये होती है आपको पता है ग्रीन जो पत्ते होते हैं उनके अंदर आपको पता है एक जगह होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो इस जगह पे जाकर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है क्योंकि वहीं क्लोरोफिल उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए, प्रकाश भी होना चाहिए और क्लोरोफिल भी होना चाहिए। तो ये तीनों ही किसी भी प्रोसेस के किसी भी पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विक्रिया को निर्धारित करते हैं कि उसकी गत दर कैसी होगी, धीमी होगी या तेज होगी। तो इसमें आएगा आपका उपरोक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड के स्थितीकरण का अर्थ है, देखिए अपने एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ती रहती है क्योंकि हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कौन करते हैं, हरे पौधे करते हैं, और हरे पौधे प्रयोग करके ऑक्सीजन हमें बदले में देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ऑक्सीजन बनाना या कार्बन डाइऑक्साइड का किसी दूसरे रूप में बदलना, उसको बोलते हैं स्थितीकरण। तो इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलती है उसी का हम जीव जो है उपयोग करते हैं अपने श्वसन प्रक्रिया में, चाहे वो जीव कोई भी हो, श्वसन प्रक्रिया के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। अमीबा में पोषण का प्रकार है। अमीबा और मानव में जो प्रोसेस जो है पोषण की वो बिल्कुल एक जैसी है, प्राणी समभोजी बोलेंगे इसे हम। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में नहीं होता। भोजन का पाचन आमाशय में होता है, मुख गुहा में भी होता है और छोटी आंत में होता है। ग्रसिका यानी कि भोजन नली के अंदर कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं होती जहां पर भोजन पचता हो, बल्कि भोजन नली तो एक रास्ता है मुख से अपने आमाशय तक भोजन को पहुंचाने का। भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो आपको पता है पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुद्धांत्र, ठीक है। प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। प्रोटीन सबसे पहले कहां पचती है, सबसे पहले पचती है आमाशय के अंदर। भोजन का अवशोषण के लिए दीर्घरोम विद्यमान होते हैं, यानी कि पाचित भोजन जो है उसको अवशोषित करने के लिए जो दीर्घरोम होते हैं वो कहां होते हैं, वो होते हैं छोटी आंत में, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर में, यकृत, ठीक है ना, जिसे हम लीवर बोलते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित ग्रंथि है।
अब ये देखिए, ये कन्फ्यूजन होता है काफ़ी बच्चों को कि मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। देखिए, मिश्रित ग्रंथि का मीनिंग क्या होता है कि ये अपने पास में भी एक तरह का पदार्थ छोड़ती है, जिसे हम एंजाइम वगैरह बोल सकते हैं, और इसके अलावा वो हमारे रक्त के अंदर भी एंजाइम छोड़ती है, ठीक है ना। तो ये दोनों जगह पे, जिस जगह पे है वहाँ पर भी, जैसे आपको पता है अग्नाशय होती है, वो छोटी आंत की तरफ एक अग्नाशयिक रस भेजती है जो भोजन की को पचाने में मदद करता है। इसके अलावा अग्नाशय क्या करती है, एक इंसुलिन नाम का हार्मोन है, वो छोड़ती है हमारे ब्लड के अंदर, जो पूरे शरीर के अंदर घूमता है और हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, उसको पचाने का काम करता है, ठीक है ना। इसलिए अग्नाशय जो है वो एक तरह की मिश्रित ग्रंथि मानी जाएगी। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त आपका स्रावित होता है यकृत से, ठीक है ना। यकृत के अंदर क्या होता है, पित्ताशय है, वहां से। अमाशय रस में होता है, अमाशय रस में क्या होता है, पेप्सिन, जो प्रोटीन को पचाने का काम करती है। टाइलिन विद्यमान है, टाइलिन जो होता है एक तरह का एंजाइम है जो लार में उपस्थित होता है और कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। जंतुओं में संचित भोजन होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो खाया हुआ भोजन है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है ना, और धीरे धीरे वो फिर श्वसन प्रक्रिया से एनर्जी बनाता रहता है और हमें दिन भर कार्य करने की एनर्जी मिलती रहती है। तो हमारे अंदर जो भोजन संचित होता है, इकट्ठा होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और बल्कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर होता है स्टार्च की फॉर्म में, जो आगे आएगा। ग्लूकोज के एक अणु के अनोक्सी श्वसन द्वारा कितने एटीपी उत्पादित होते हैं। देखिए, ग्लूकोज जो होता है वो का श्वसन होता है तो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो बिना ऑक्सीजन के और एक ऑक्सीजन के। तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे मसल्स वगैरह जब हम ज़्यादा कार्य करते हैं तो वहाँ जो श्वसन होता है वहाँ पर ऑक्सीजन पूरी ना मिलने की वजह से अनोक्सी श्वसन हो जाता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के श्वसन होना। इस केस में हम देखेंगे कि सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी ही निकलती है। ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीजन में कितने एटीपी का लाभ होता है, यानी कि अगर पूरी ऑक्सीजन मिले तो ग्लूकोज से कितनी एटीपी एनर्जी मिलेगी, वो मिलेगी आपको 36 एटीपी ऊर्जा। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। एक तरह से हम इसे बोलते हैं एनर्जी की करेंसी। जैसे हमने देखा है कि हम मार्केट में करेंसी यूज करते हैं, अपने इंडियन रुपीज यूज करते हैं, ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी के लिए करेंसी होती है वो एटीपी होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो धीरे धीरे एडीपी, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट में बदलती रहती है और हम थकान महसूस करते रहते हैं। इसलिए भोजन खाया जाता है और पचने के बाद वापस एटीपी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। पायरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ ऑक्सीजन की वजह ऑक्सीकरण आएगा। तो ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे ग्लूकोज होती है ना अपने ब्लड के अंदर, वो ग्लूकोज पहले पायरूवेट में बदलती है और उसके बाद में फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, बिजली घर बोलते हैं, जहाँ पर एनर्जी बनती है। हमारी बॉडी का बिजली घर कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हर कोशिका के अंदर होता है। मनुष्य में श्वसनीय वर्णक है, यानी कि सांस लेने में जो सबसे बढ़िया, जो सबसे जरूरी वर्णक है वो कौन है, वो है हीमोग्लोबिन। इसका पीछे रीजन क्या है कि हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में है, यही हमारे लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाता है और शरीर की अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और उन कोशिकाओं के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उनको उठाकर वापस फेफड़े तक लाता है, ताकि हम सांस को बाहर निकालते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकें। तो हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लाना पॉसिबल हो पाता है। मृदा में अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रभावित होते हैं, यानी कि मृदा में अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रभावित होते हैं। तो देखिए, पौधे जो होते हैं उसमें दो प्रकार के ऊतक हम लेके चलते हैं। एक तो वो ऊतक जो जमीन से पौष्टिक तत्वों को ऊपर की तरफ भेजते हैं, पूरे पौधे में भेजते हैं, और इसके अलावा पौधे के अंदर ग्रीन पत्तियों के अंदर, हरी पत्तियों के अंदर जो भोजन बनता है उसको पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम जो होता है उसका कार्य होता है जल तथा खनिज को पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचाना, जमीन से ऊपर की तरफ, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन को पहुंचाते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा गया जल और खनिज का, तो यहां ऑप्शन आएगा आपका जाइलम। पौधे में जल और खनिजों का हस्तांतरण होता है, ये रिपीट हो रहा है एक तरह से बदल के थोड़ा सा, यहां आएगा जाइलम। हमारे शरीर में दिल के कितने कोष्ठ होते हैं, यानी कि दिल में कितने पार्ट होते हैं, तो इसमें टोटल 4 पार्ट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। रक्त संवहन करता है, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्या क्या चीज
इधर से उधर ले जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन उनमें से देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, बताया था मैंने आपको, लंग्स से फेफड़े से ऑक्सीजन को उठाता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है और फेफड़ों तक पहुंचाता है। निम्नलिखित में से किस में विऑक्सीजनित रक्त बहता है, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है ना, तो वो बहता आपका फुफ्फुस धमनी से। यानी कि ये जो धमनी है ये किस तरफ जाती है, ये जाती है फेफड़ों की तरफ, क्योंकि उस रक्त के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती बल्कि क्या होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब उस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह ऑक्सीजन मिले, इसलिए फुफ्फुस धमनी जो है उस रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। लसिकाणु विद्यमान होते हैं, लसिकाणु लसिका और रक्त दोनों में विद्यमान होते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, यानी कि ये ऐसी धमनी है जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। मानव शरीर में वृक्क कहाँ पाया जाता है, वृक्क यानी कि हमारी किडनी होती है, वो कहाँ होती है, गर्दन में तो नहीं होती, ना ही अमाशय में ना बाजू में, ये कहाँ होती है, उधर। उधर किसे कहते हैं, ये हमारा जो पेट वाला हिस्सा है उसको उधर बोलते हैं, ठीक है ना। मानव में प्रमुख उत्सर्जनी उत्पाद है, यानी कि उत्सर्जनी यानी कि जिसको बाहर निकालना है, ऐसा उत्पाद इस जो सबसे जरूरी है बाहर निकालना, वो आपका होता है यूरिया, ठीक है ना। वृक्क का मुख्य कार्य है, तो वृक्क जो है ये जो खनिज और ग्लूकोज का पुनः अवशोषण करना, यूरिया का उत्सर्जन, प्रासरण, नियमन, ये सभी कार्य करता है। मानव में वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, तो आपने पढ़ा है वृक्क की संरचना पढ़ते हैं तो उसमें लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को प्योरीफाई करके उसमें से जो हार्मफुल पदार्थ है वो हमारे अंदर से यूरिन के रूप से बाहर निकालते हैं। हमारी बॉडी से यूरिन जो होता है, पेशाब जो होता है, उसके जरिए बाहर निकालते हैं, और जो भी इसमें काम वाली चीज़ें हैं उसको वापस ब्लड में अवशोषित करवाया जाता है। तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं जिसे हम वृक्काणु बोलते हैं, ये इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। प्लाज्मोडियम में पोषण का प्रकार है, तो प्लाज्मोडियम के ब्लड में जाने के बाद में उसके बॉडी से ही पोषण लेकर, और ये लगातार मल्टीपल होते रहेंगे, यानी कि बढ़ती रहेंगी संख्या उनकी, और इनकी संख्या बढ़ने से मलेरिया जैसी दिक्कत हो जाती है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है परजीवी, यानी कि दूसरे भोजन में रहकर उसको मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा सरलतम आहार संश्लेषित होता है, वो होता है ग्लूकोज। पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है, तो पौधे में भोजन संचित होता है स्टार्च के रूप में। पौधे के हरे पत्तों में विद्यमान वर्णक है, हरे पत्तों में क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ही तो प्रकाश संश्लेषण होता है। रक्त वाहिकाएं जो रक्त को वापस हृदय की ओर लेके जाती है उन्हें बोलते हैं शिरा। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है, तो प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होती है तापीय में नहीं होती, स्थितिज में नहीं होती, यांत्रिक में नहीं होती, किस में होती है, रासायनिक ऊर्जा में, जिसकी वजह से एक रिएक्शन होती है और पौधे के शरीर में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से। पित्त का मुख्य कार्य होता है, तो देखो पित्त जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो हमारे अमाशय में भोजन जब होता है वो अम्लीय होता है, और जैसे ही आगे बढ़ता है तो पित्ताशय से जो पित्त आता है उस अम्लीय भोजन को क्षारीय कर देता है, जिसकी वजह से हमारे भोजन में जो वसा होती है वो भोजन में अच्छे से घुल जाती है। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे हाथ के अगर ऑयल वगैरह लगा है तो अगर साबुन से हम हाथ धोते हैं तो वो ऑयल आसानी से खत्म हो जाता है, उतर जाता है। तो इसी प्रकार से जो पित्त होता है वो साबुन की तरह काम करती है, क्योंकि साबुन भी क्षारीय होती है और पित्त भी क्षारीय होती है। तो इससे वसा के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, इसे बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण होना। श्वास नली को नियतित होने से कौन रोकता है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो श्वास नली को सिकुड़ने से कौन रोकता है, तो श्वास नली पे सी शेप के कुछ छल्ले होते हैं, हड्डियां होती है गोल गोल, उन्हें बोलते हैं उपास्थि के छल्ले, ठीक है ना। शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, हमारे शरीर में यूरिया कहाँ बनता है, आपको याद रखना ये बनता है हमारे लीवर के अंदर। हृदय में रक्त को बाईं और आने के लिए रक्त को गुजरना पड़ता है, तो रक्त कहां से गुजरेगा, ये गुजरेगा फेफड़ों में से, ठीक है ना। तो हृदय में आने से पहले फेफड़ों में से होके जाएगा, तभी तो वो ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन उसमें होगी। कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है।
भोजन का ऑक्सीकरण का मतलब है भोजन के साथ में ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनती है। इसे हम बोलते हैं श्वसन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय माध्यम में काम करता है? तो अम्लीय माध्यम कहाँ होता है? हमारे अमाशय के अंदर, और अमाशय के अंदर सीन जो प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस थे, बिल्कुल आसान थे। तो आइए सबमिट करते हैं और देखते हैं अपना रिजल्ट क्या आता है। सभी अपने क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है, तो आपने भी इस क्विज को अटेम्प्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक गिवन है, जहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करके इस क्विज को बिल्कुल लाइव प्ले कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नए लेक्चर के अंदर, जिसमें हम देखेंगे अध्याय 7 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।